क्या सारे कार्ब खराब हैं? हमने पहले कहा कि एक अक्सर आजकल चला हुआ है कि रोटी बंद कर दो। एक रोटी में 3-4 ग्राम प्रोटीन होता है और 2-3 ग्राम फाइबर होता है। अगर 4 रोटी आप खाएंगे तो 25% आपका पूरे दिन की प्रोटीन आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट इंडिया में जो लोग लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं उनको प्रोटीन का एक सोर्स रोटी है। हमारा फार्मूला क्या है? 50% उसमें बेसन मिलाते हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल कम 30 पर है, 30 से 35 पर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और नॉर्मल रोटी का कितना होता है? अगर करीब 65 से 70। ऑलमोस्ट डबल। से न्यूट्रिशन से भरपूर जो रोटी होगी उसमें 3 चीज़ों का आपने बताया कि आपको बेसन, मिलेट्स और गेहूं को सारे मिलेट नहीं, रागी को नहीं बताया। रागी को आपने क्यों मना किया है? जो 8-9 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन है सारे मिलेट्स में, वहाँ बेसन में 20 ग्राम आपकी बॉडी। तो इसका मतलब तो आप सत्तू बहुत ही अच्छा होगा आप सत्तू के लिए। मैं कोई मना नहीं करता, एक्सेप्ट कई लोग सत्तू में सॉल्ट बहुत मिला लेते हैं कभी कभी। तो प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन कौन सा होगा? प्रोटीन कब और कितना लेना चाहिए? आप स्प्राउट्स लीजिए, उसमें बहुत प्रोटीन है, लेकिन एक जो सोर्स है जिसमें सबसे बढ़िया प्रोटीन है वो सोया है। कई लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो प्रोटीन अलग अलग तरीके के पाउडर खाते हैं, तो उनको जो एक्सरसाइज है उससे पहले प्रोटीन खाना चाहिए। जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग स्प्राउट्स को नहीं पचा पाते हैं, उनका डाइजेशन वीक होता है, वो बहुत सारी जो भी हैवी चीज़ें होती हैं उनको नहीं, राजमा हो गया आपका, छोले हो गए, इन सबको नहीं पचा पाते हैं, तो उनको किस फॉर्म में लेना चाहिए? कैसे कर सकते हैं? जैसे स्प्राउट्स को उबाल के ले सकते हैं या किसी और फॉर्म में आप रिकमेंड करते हैं? ताकि दूध बहुत सारे लोग आजकल छोड़ रहे हैं, तो एक तो फैशन है, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि उनको डेयरी नहीं खाना है, उनको वीट नहीं खाना है, लेकिन कुछ लोगों को दूध वाकई नहीं पचता है, तो बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन खाते होते हैं अपने से लेकर के। इज इट ओके? और बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं कि गुड फैट और बैड फैट क्या होता है, तो ओमेगा 3 की ही अगर हम बात करें तो उसका क्या रोल है, और वो हमें जो उसके बेस्ट सोर्सेज हैं वो क्या होंगे? लेकिन जो बेस्ट ओमेगा 3 है वो तो फिशेस से ही आता है। देसी घी इज मिरेकल। तो एक तो हम जानना चाहते हैं कि वाकई देसी घी इतना फ़ायदेमंद है, और अगर है तो कितना लेना चाहिए? मैं तो कोई भी फ़ायदेमंद नहीं समझता। प्रेग्नेंट वुमन को भी 10 चम्मच देसी घी दे दिया और चुपड़ को रोटी दे दी और उसको बच्चा होने के बाद कि ये शक्ति देगा, वो शक्ति नहीं देगा, वो उसको फैट बढ़ा देगा शरीर में, और उसके बाद वो फैट ख़त्म ही नहीं होगा, वो डायबिटिक हो जाएगी नेक्स्ट प्रेगनेंसी। पाम ऑयल को तो बिल्कुल छोड़ दें। हाँ। क्योंकि अलग अलग है, जैसे कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे हमारी जो किचन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो मसाले हैं जिस पर बहुत बात होती है, आंवला, हल्दी और मेथी, कि आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर लेना है तो किसको लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? तो देखिए, मैं तो चाहूँगा कोई भी ना ले जी। नंबर 1। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअल में असरदार है? आई सेड मे बी इट विल वर्क। कहता है कि आजकल वेट लॉस इंजेक्शंस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन क्या कोई भी ले सकता है? क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट तो होंगे फॉर श्योर। देखिए, कौन सा एक तरीका है जो कि लगता है कि वो कुकिंग हैबिट सबसे ख़राब है? रीहीटिंग ऑफ ऑयल। अगर आपसे मैं सिर्फ कोई एक चीज़ कहती हूँ जो कि आपको हमारे इंडियन डाइट में से बैन करनी होगी, तो वो क्या होगा? जी। नमस्कार। जब भी डायबिटीज़ की बात करेंगे तो सबसे भरोसेमंद नाम जो सामने आता है वो आता है डॉक्टर अनूप मिश्रा जी का। सर फिलहाल फोर्टिस डॉक हॉस्पिटल के चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा देश के 2 प्रधानमंत्री के वो पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं, और देश और दुनिया के बेहतरीन डायबिटोलॉजिस्ट में उनका नाम है। सर आज हमारे स्टूडियो आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू प्रियंका फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। हम बातचीत करेंगे इस किताब पर, जो कि आपने बहुत ही रिसर्च के बाद इसको लिखा है। मैं अपने व्यूअर्स को दिखा देती हूँ एक बार। ये किताब है स्मार्ट कैलोरीज एंड कॉमन सेंस। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नाम जो है वही मुझे लगता है कि ये अपने आप में इसमें सवाल बनता है, वो पूछूंगी, लेकिन पहले ही जानना चाहेंगे कि कितना लंबा टाइम लगा आपको इस पर रिसर्च करने में, क्योंकि ये आई थिंक पहली ऐसी किताब है जिसमें कि बहुत डीप रिसर्च के बाद इसको लिखा गया है डाइट से जुड़ी। ऐसा था कि 2020-21 में जब कोविड चल रहा था तो हमारे पास बड़ा टाइम था, तो उसमें कोई पेशेंट नहीं थे, और मैंने सोचा कि भाई क्या करा जाए, किस तरह से हमको और करना है। तो न्यूट्रिशन में मेरा बहुत गहरा इसका संबंध है, क्योंकि हमारे प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर JS बजाज बहुत बड़े प्रोफेसर थे हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। वो पहला तो सवाल न्यूट्रिशन से शुरू करते थे किसी भी पेशेंट में, और कम से कम आधा पौन घंटा लगा देते थे।
तो मैं आपको एक वाक़या बताऊं उनका कि एक बहुत हाई लेवल ऑफिशियल थे इंडियन गवर्नमेंट में, तो उनका मैं भी देखता था, वो भी देखते थे। तो उनकी जो न्यूट्रिशन की हिस्ट्री थी वो 10 पेज की थी। 10 पेज उन्होंने हिस्ट्री लिखी और उसमें क्या निदान कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो लिखा। अब वो चले गए अमेरिका, वहाँ पर ह्यूस्टन में, और वो हार्ट का उनका ऑपरेशन होना था। तो वहाँ पर डॉक्टर JS माथुर थे, जो कि टॉप कार्डियोवास्कुलर सर्जन इंडियन थे ह्यूस्टन में। तो ह्यूस्टन टॉप सेंटर वर्ल्ड का होता था। तो उन्होंने वो देखा और कहा ये क्या है भाई, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, हमने अमेरिका में कोई व्यक्ति ऐसा बना ही नहीं सकता। ये डॉक्टर JS बजाज का, उनसे हमने प्रोत्साहन बहुत मिला हमको। और मैंने फिर शुरू किया देखना कि क्या इंडिया में कोई ऐसी बुक्स न्यूट्रिशन की अवेलेबल हैं जिसमें कि हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो मैं उस बारे में मुझको नहीं मिला कोई, मैं डिस्करेज हो गया। उसका कारण कई थे। उसका कारण ये था कि जो भी बुक्स मिली उसमें अपना पर्सनल लोगों ने कुछ ओपिनियंस दी थी, उन्होंने पूरा लिटरेचर सर्च नहीं किया था, एक तरफा लिखा था, और उसमें कोई भी बैकअप इंडियन रिसर्च थी ही नहीं। तो इंडिया के लिए नहीं, कोई एविडेंस बेस नहीं, और जनरली एक प्लेइंग टू द गैलरी हो जाता है, उस तरह की बात थी। तो मैंने उस समय लिखना शुरू किया। तो 5 साल के ओवर मैंने उसको बार बार देखा, बार बार उसको रिवाइज़ किया और कई रेफरेंसेस डाले। तो इस समय आपने देखा होगा सबसे आखिरी में कम से कम 400 से ऊपर रेफरेंसेस हैं। जी। और उसमें सब काफ़ी लेटेस्ट रेफरेंसेस 2026 के भी हैं। 5 साल की मेहनत। मैंने पढ़ा है, काफ़ी हद तक पढ़ चुकी हूँ, कुछ पोर्शन बच रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही काम की है। मुझे लगता है कि जो ऑथेंटिक जानकारी की हम बात करते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो सारी इसमें है। पर शुरुआत करेंगे हम इसके नाम से, बिकॉज आपने लिखा है स्मार्ट कैलोरीज एंड कॉमन सेंस। अब ये स्मार्ट कैलोरीज आपका मतलब क्या है और कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करेंगे जी, इस पे? देखिए, स्मार्ट कैलोरीज का मतलब ये है कि जो भी कैलोरी हम खाएं उसका कोई मायने हो। मायने क्या होता है? एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जैसे आपने कहा शुगर पर, राइट। हाँ, या फिर कोका कोला पी लिया या पेप्सी पी ली, तो वो भी एम्प्टी कैलोरीज हो गई। और जो सही कैलोरीज होती हैं वो, जैसे कि हमने बताया ब्लूबेरीज में अगर आपने खाया तो उसमें कैलोरी भी गई, लेकिन उसमें और भी पदार्थ गए। तो ये स्मार्ट कैलोरीज हैं। इसमें मतलब ये जो है आपके शरीर को बेहतर ही करेंगी। और जहाँ तक ये बात है कि कॉमन सेंस की बात, तो हमने ये नहीं कहा कि आपको बिल्कुल हमने एक डाइट पर डाल दिया और एक भी दिन आप नहीं कुछ खा सकते। तो उसमें कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए लोगों को कुछ कुछ अलाउ कर दें और उनकी लाइफस्टाइल से हम सूट कर लें कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, आप ये खाना पसंद करते हैं, हम उसी तरह से देंगे। हम आपका पसंदीदा खाना पूरा हटाएंगे नहीं, लेकिन उसको ऑल्टर कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो ये है इसके टाइटल। जी। इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा आपने जो एम्फेसिस किया है वो कार्ब वर्सेस प्रोटीन, इस पर काफ़ी बात हुई है। तो क्या सारे कार्ब खराब हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कार्ब्स 2 तरह के हैं, सिंपल कार्ब्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं। सिंपल कार्ब में 1-2 लड़ी होती है, जैसे शुगर है, और लड़ियाँ कार्बोहाइड्रेट की लंबी होती हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। जी। अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दें और उसको कॉम्प्लेक्स बना दें तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। बड़े सिंपल सी बात है। जैसे हमने पहले कहा कि एक अक्सर आजकल चला हुआ है कि रोटी बंद कर दो। तो रोटी, देखिए, एक रोटी में इट्स नॉट बैड, ये कोई बहुत ख़राब कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक रोटी में 3-4 ग्राम प्रोटीन होता है और 2-3 ग्राम फाइबर होता है। अगर 4 रोटी आप खाएंगे तो 25% आपका पूरे दिन की प्रोटीन आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट इंडिया में जो लोग लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा होते हैं, उनको प्रोटीन का एक सोर्स रोटी है। तो रोटी को आप हटा नहीं सकते, किसी हिसाब से नहीं हटा सकते, अनलेस आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, यानी कि ग्लूटेन जो उसके अंदर एक प्रोटीन होता है उससे आप रिएक्ट कर रहे हैं, आपका पेट रिएक्ट कर रहा है, तो आपको डायरिया भी हो सकता है, उसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इस रोटी को खाएं, लेकिन उसको और बेहतर बना दें। तो उसमें हमारा फार्मूला क्या है, 50% उसमें बेसन मिला दें। तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देगा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल कम 30 पर है, 30 से 35 पर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और नॉर्मल रोटी का कितना होता है अगर बिना वो बेसन के बना रहे? करीब 65 से 70 पर, ऑलमोस्ट डबल।
से भी ज़्यादा। और उसमें मिलाएं 25% बाजरा, जौ, ये सब मिलाएं और 25% गेहूं रखें। ये बड़ा सिंपल है, कोई भी गृहिणी कर सकती है ये बात। तो इसको आप करेंगे तो आपकी जो शुगर है 30-40 तो वैसे ही नीचे चली जाएगी। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन गया, हमको प्रोटीन मिल गई, हमको फाइबर मिल गया। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए, शरीर के लिए और डायबिटीज़ के लिए ठीक रहा। जी, ये तो आपने अभी बताया कि उसमें जो एक रोटी है वो एक अच्छी रोटी, या जिसे कह सकते हैं ना पोषक, न्यूट्रिशन से भरपूर जो रोटी होगी, उसमें 3 चीज़ों का आपने बताया कि आपको बेसन, मिलेट्स और गेहूं को सारे मिलेट नहीं, रागी को नहीं बताया मैंने। जी मैं आ रही थी, वहीं पे आ रही थी कि मैं मिलेट्स का 1 बाय 1 जानना चाहती हूँ कि रागी को आपने क्यों मना किया, या फिर मिलेट्स का जो एक इधर ऑफरेट चल रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गेहूं बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ मिलेट्स आर सुपर फूड्स। एक्चुअली क्यों मैंने बता दिया क्यों बंद करें, किसी हिसाब से नहीं बंद करें। गेहूं के जो गुण हैं वो करीब करीब मिलेट के बराबर ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ मिलेट्स खराब हैं और कुछ मिलेट ज़्यादा अच्छे हैं, और मिलेट, नॉन मिलेट जो कार्बोहाइड्रेट है बेसन, वो मिलेट से ज़्यादा अच्छा है। देखिए देखिए उसको तो प्रोटीन भी ज़्यादा है ना, वो प्रमोट नहीं कर रहा। तो देखिए मिलेट से ज़्यादा अच्छा बेसन। मिलेट बीच में कहीं खड़े हुए हैं और साथ में ये आपका व्हीट खड़ा हुआ है, और रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। अच्छा। तो रागी को हम नहीं देंगे, लेकिन रागी में गुण और भी हैं। देखिए कैल्शियम की मात्रा वो है, तो जो महिलाओं का बोन कमज़ोर है उनको हम कहते हैं कि रागी आप खाइए, ज़रूर खाइए। तो मुझे लगता है बेस्ट कॉम्बो ये होगा कि रागी में आप बेसन मिला लें। अब मैं तो रागी का इस्तेमाल करवाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं सर, जो लोग फिट हैं, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, उनको कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना फ़र्क है, मैं आपको बताऊं। जो 8-9 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन है सारे मिलेट्स में, वहाँ बेसन में 20 ग्राम प्रोटीन। देखिए डबल है। बेसन की तो बात ही नहीं होती आमतौर पे। एग्जैक्टली। सो यही चीज़ें मैं सामने लाना चाहता था कि देखिए सस्ती सी चीज़ें हैं जो ट्रेंडिंग नहीं हैं, वो बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए। तो इसका मतलब तो आप सत्तू बहुत ही अच्छा होगा आप सत्तू के लिए। मैं कोई मना नहीं करता, एक्सेप्ट कई लोग सत्तू में सॉल्ट बहुत मिला लेते हैं कभी कभी। तो मैं कहता हूँ घी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें और सॉल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, तो सत्तू खाएं। बिल्कुल, जो हमारे पास बिहार से लोग आते हैं, हम उनकी डाइट को उसी तरह से टेलर कर देते हैं, जो वो रोज़ खाते हैं उसी को हम वो करते हैं। देखिए यही बात है, हमको उससे हट करने का, हमको उनसे ये नहीं कहना कि आप कोई किनोआ आप एक्सपेंसिव खरीदें और वो खाएं, वो सब नहीं कहता मैं। ब्लू बेरीज भी एक्सपेंसिव है, कहीं हर जगह नहीं मिलती, तो हम बिहार के वाले आदमी को नहीं कहेंगे कि आप ब्लूबेरी खाएं, हम कहेंगे जामुन खाइए। तो इस तरह से हर आदमी के अलग अलग आदमी को टेलर हमको करना है, हमको उसके हिसाब से काम करना है, वरना वो नहीं करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, आपके पास भी नहीं आएगा। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो आती है प्रोटीन, क्योंकि अगेन चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें या फिर अगर किसी की भी बात करें, तो प्रोटीन पर पहले तो मुझे लगता है पिछले 5 साल में इस पर ज़्यादा बात होने लगी है। अदरवाइज़ पहले तो ये होता था सबसे ज़्यादा कार्ब की बात होती है। आप पूरा भी अगर हम पिरामिड भी देखते हैं, फूड पिरामिड, तो पहले उसमें नीचे जो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, तो सबसे ज़्यादा फोकस होता था कार्ब के ऊपर। बट अभी सब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आमतौर पर माना जाता है, और मैं इस किताब में भी इस पर पूरा चैप्टर पूरा डिटेल में बातचीत की गई है कि जो हम लोग की वेजिटेरियन लोग की डाइट होती है उसमें आमतौर पे पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक एग्जांपल देके हमें बताएं कि एक तो प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन कौन सा होगा, प्रोटीन कब और कितना लेना चाहिए, फिर एक कोई उदाहरण देके हम बताइएगा कि अगर कोई एक वेज डाइट लेता है तो उसकी डाइट ऐसी होनी चाहिए पूरे दिन की, ताकि उसका पूरा प्रोटीन हो जाए और एक अच्छी न्यूट्रिशन। अगर आप पूरे सारे लोगों की बात कर रहे हैं और उसमें नॉन वेज भी शामिल है, तो ऑब्वियसली नॉन वेज का प्रोटीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन। बट मैं इंकरेज नहीं करता, मैं मीट को, रेड मीट को तो मैं कहता हूँ कि बंद ही कर दो, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, नॉट ओनली कि प्रोटीन उसमें अच्छा है तो वो हम बंद कर देंगे, वो गलत बात है, वो नहीं, और कारण से हम उसको बंद कर। लेकिन फ़िश खा सकते हैं आप, चिकन खा सकते हैं, दोज आर गुड प्रोटीन सोर्सेज। जहाँ तक वेजिटेरियन लोगों की बात है, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है और उतना एफिशिएंट भी नहीं होती है। तो उसमें देखिए रोटी और बेसन की बात तो हम कर चुके हैं, दाल है, छोले है, राजमा है, इन सब में प्रोटीन, मसूर की दाल बहुत बढ़िया प्रोटीन है। आप स्प्राउट्स लीजिए, उसमें बहुत प्रोटीन है। लेकिन एक जो सोर्स है जिसमें सबसे बढ़िया प्रोटीन है वो सोया है।
अब प्रॉब्लम ये है कि सोया सब जगह मिलता भी नहीं है, वो रेडीमेड मिलते हैं सोया के चंक। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सोया के कई लोग पसंद भी नहीं करते, तो उसका टेस्ट पसंद नहीं करते, बट बेस्ट प्रोटीन है, ऑन द हाईएस्ट प्रोटीन एंड फॉर वेजिटेरियन एक्सेलेंट। सोया की दाल भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके के आप पकवान बना सकते हैं सोया के चंक से। तो आई वुड लाइक कि दोज हु आर वाचिंग that they should incorporate soya in their diet at least twice a week or thrice a week। 2-3 बार आपको सोया जरूर खाना चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा दुगनी है मीट से, पर अगर आप पर 100 ग्राम वो करें। और सारे अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है, तो आपकी शरीर की मसल बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन्स इज दिस वन। और भी बातें हैं कि कई लोग कहते हैं कि साहब वेजिटेरियन हैं, हम प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, तो हम क्या प्रोटीन पाउडर ले लें। तो जो लोग एल्डरली हैं, उनकी मसल बहुत कमज़ोर है, हम कहते हैं कि प्रोटीन पाउडर हम ले लें, लेकिन उससे पहले उनका किडनी देख लेते हैं। प्रोटीन पाउडर में भी हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह ना मिले हों। बहुत सारे प्रोटीन पाउडर उसमें अलग अलग चीज़ें मिली रहती हैं। और उसमें हम ये देखते हैं कि ल्यूसीन नामक एक अमीनो एसिड है, उसकी मात्रा ठीक हो। लूसीन जो है वो मसल बिल्डर है, बेस्ट एफिशिएंट। अब आपने कहा एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने पूछा कि कितना कितना लें और किस समय लें। तो देखिए, प्रोटीन एक बार में तो पूरा लेना नहीं चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि स्प्राउट भी ले लें और अंडा भी खा लें और सोया भी खा लें और ब्रेकफास्ट में खा लें और बाकी सब कार्बोहाइड्रेट, वो ठीक नहीं है। आपको प्रोटीन की मात्रा 3 भाग में विभाजित करनी है, तीनों मील्स में। जैसे कि अगर सपोज 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, वैसे 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से माना जाता है नॉर्मल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट। अगर आप 1 ग्राम थोड़ा सा बढ़ा कर खा रहे हैं, तो आप 70 केजी के हैं, तो आपका 70 ग्राम खाना चाहिए। तो इसका मतलब करीब करीब आप 25 ग्राम तीनों मील्स में खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि कई लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो प्रोटीन अलग अलग तरीके के पाउडर खाते हैं, तो उनको जो एक्सरसाइज है उससे पहले प्रोटीन खाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि प्रोटीन जो है मसल्स में जाकर मसल बिल्डअप करने लगता है। उसमें ल्यूसीन की मात्रा अच्छी हो तो वो ल्यूसीन ट्रिगर कहते हैं इसको। ल्यूसीन की मात्रा 3 ग्राम हर मील के साथ हो तो फिर ट्रिगर हो जाती है मसल की ग्रोथ, तो इसको ल्यूसीन ट्रिगर कहते हैं। तो देखिए, ये प्रोटीन का रिक्वायरमेंट एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट या अच्छा फिजिशियन पता कर सकता है। आपकी किडनी वगैरह देखकर आप टॉलरेट कर पाते हैं हाई प्रोटीन वगैरह, तो प्रोटीन का अलाउंस फिर बढ़ा सकते हैं हम, और उसको ऑब्जर्व हम बराबर कर सकते हैं पेशेंट को कि कोई अनटूवर्ड इफेक्ट ना हो। जी, बट ये जो लूसिंग ट्रिगर की आप बात कर रहे हैं, ये इज इट गुड और इज इट बैड? ये गुड। ओके, Absolutely. In people who want to build up their muscles, leucine is the best one. अगर leucine बहुत हाई तरीके से बराबर लगा रहा तो कुछ लोग कहते हैं कि it may not be so good, but for the time being this is the best bet for the muscles. सर यहाँ प्रॉब्लम आती है जो लोग, हालांकि आपने तो बताया कि गेहूँ सबको नहीं छोड़ना है, जिस किसी को गेहूँ से कुछ इंटॉलरेंस है, इशू है, या जिसको सीलिएक डिजीज़ है उसको छोड़ना है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनका जो डाइजेशन वो काफ़ी वीक हो जाता है। वैसे लोग को राजमा, लोबिया, ये सारा खाने में उनको दिक्कत होती है, उनको सैलेड के साथ प्रॉब्लम होता है, उनको ये जो आप बता रहे हैं सोयाबीन भी उनको अलाउ नहीं होता है उनकी डाइट में। ऐसे लोग को फिर कैसे अपनी प्रोटीन डाइट, मतलब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे? डिफिकल्ट, समटाइम बहुत मुश्किल होता है। देखिए ऐसे में, और प्रोटीन जब आदमी टॉलरेट ना कर पाए और इवन ओरल पाउडर भी प्रोटीन का टॉलरेट ना कर पाए, तो हम IV प्रोटीन देते हैं ऐसे लोगों को। बट देखिए, प्रोटीन जब बॉडी में बनना ही बंद हो जाए, जैसे कि लिवर अगर ख़राब हो जाए तो प्रोटीन बनना बन जाए, तो हमको लगातार IV प्रोटीन देना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करके हम प्रोटीन दे सकते हैं जिसके उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा थोड़ा हाई एफिशिएंसी प्रोटीन, जिसमें कि प्रोटीन पाउडर, बेस्ट पाउडर विद ल्यूसीन, वो हम थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक बार ना दें। तो कई तरीके हैं, लेकिन कभी कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं भी होते। तो बेस्ट प्रोटीन पाउडर अगर कोई लेना चाहता है तो चेक करें इसके अंदर लूसीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अगर आप केवल प्रोटीन बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, केवल मसल बनाने के लिए भी कर रहे हैं।
जी। प्रोटीन पाउडर एक बड़ा मतलब फैड ही मुझे तो लगता है, जिसे आप बता रहे कुछ कंडीशंस में अगर थोड़े बुजुर्ग हैं उस तरह के लोगों को, लेकिन आजकल तो यंगस्टर्स भी बहुत लेते हैं, जी। तो वो लेना चाहिए क्या? नहीं, देखिए, यंगस्टर्स को अंडर अगर देना है और मसल बनाने के लिए अगर वो अपना मसल बिल्डिंग कर रहे हैं और एथलीट्स हैं यंगस्टर्स, तो क्लियरली लेना चाहिए हाई प्रोटीन, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन के अंडर, फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। और देखिए, हमने कई बार कई लोगों को देखा है कि हाई प्रोटीन डाइट देते देते उनकी किडनी में डैमेज हो गया। दैट्स नॉट यूजुअल, ऐसा यंगस्टर्स में इतना नहीं हम डैमेज देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको फिजिशियन ऑब्जर्वेशन में, फिजिशियन के चेकअप के बाद ही उसको लेना चाहिए। एक और चीज़ हो सकती है प्रोटीन हाई लेने के बाद, यूरिक एसिड हाई हो सकता है। जब यूरिक एसिड के लोग जो प्रोन होते हैं उनको गाउट हो जाता है, या कुछ लोग अगेन अगर किडनी की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो तो किडनी डैमेज यूरिक एसिड के कारण भी हो सकती है। तो इस तरह की कई चीज़ें जो एक फिजिशियन समझ सकता है, वो अच्छी तरह से देख सकता है, तभी अलाउ करेगा। जी। सर, वो जो मैंने सवाल आपसे पूछा था उसका आधा जो जवाब मुझे मिला है, लेकिन आधा जवाब मैं जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग स्प्राउट्स को नहीं पचा पाते हैं, उनका डाइजेशन वीक होता है, वो बहुत सारी जो भी हैवी चीज़ें होती हैं उनको नहीं, राजमा हो गया आपका, छोले हो गए, इन सबको नहीं पचा पाते हैं। प्रॉब्लम होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, इस तरह की चीज़। तो ऑब्वियसली हर चीज़ बाहर से जाके तो नहीं ले सकते हैं कि आपको हर बार फ्लूइड लेना है या आपको इंजेक्ट कराना है, तो उनको किस फॉर्म में लेना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? जैसे स्प्राउट्स को उबाल के ले सकते हैं या किसी और फॉर्म में आप रिकमेंड करते हैं? नहीं, देखिए, उसमें बड़ा सिंपल है। अगर ज़्यादातर लोग अगर मसूर की दाल को टॉलरेट कर सकते हैं और मूंग की दाल, ये जी, दोनों। मूंग की दाल को, तो वो एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है आपके लिए। हाँ, वो आप दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ी थोड़ी प्रोटीन ड्रिंक उसके साथ देनी है बिफोर मील्स, तो वो भी दे सकते हैं आप। अगर आपको ज़्यादा राजमा से प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा राजमा दें, उससे वो भी आप कर सकते हैं। कई बार आप दे सकते हैं। इसके साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन के बिस्किट्स हैं। ड्रिंक ना ले रहे हैं तो बिस्किट ले लें। प्रोटीन के हाई प्रोटीन बिस्किट हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है, लेकिन वो भी ले सकते हैं। तो कई कई के हम तरीके हम अपनाते हैं, जिससे कि हो सकता है कि प्रोटीन की मात्रा ठीक रहे और शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो। पनीर और दही कैसा प्रोटीन मानते हैं? दही में भी प्रोटीन है, पनीर में भी प्रोटीन है। वो डिपेंड करता है कि आप अगर आपको पचाने में कोई परेशानी ना, वैसे दही इज़ अ गुड ऑप्शन, उसमें पचाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। यूजुअली किसी को नहीं होती। मिल्क में होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ग्लूटेन की बात हमने की है, और दूध पे हमने चूँकि पहले भी जिक्र किया था कि दूध बहुत सारे लोग आजकल छोड़ रहे हैं। तो एक तो फैशन है जो हमने बात की कि सब लोग नॉन डेयरी पे चले गए हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं, सॉरी, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि उनको डेयरी नहीं खाना है, उनको व्हीट नहीं खाना है, लेकिन कुछ लोगों को दूध वाकई नहीं पचता है। बिल्कुल सही बात है। वो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं जिनको कि दूध नहीं पचता है, तो उनको दूध हम नहीं दे सकते, लेकिन वो दही ले सकते हैं कभी कभी। और उसमें इन लोगों में रियली प्रॉब्लम हमको होती है कि कैसे हम कैल्शियम उनको दें, क्योंकि उनकी बोन कमज़ोर होती जाती है लैक्टोज इंटॉलरेंस लोग। तो हमको उनकी डाइट को उसी तरह से मॉडलेट करना पड़ता है। जी, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं सर जो कि इंटॉलरेंट नहीं होते, लेकिन ग्रेजुअली टाइम से उनका डाइजेशन वीक होता है, एज बढ़ने पर अपने आप दूध पचना कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। एज जो एल्डरली होते हैं उसी में हम कहते हैं कि देखिए, दो ही कैटेगरी हैं जिसमें कि हम प्रोटीन ड्रिंक देते हैं यूजुअली। एक यंग लोग जो कि बॉडी बिल्डर हों, और दूसरा एल्डरली लोग हों जिनकी की पाचन शक्ति कम हो गई, जिनका भूख कम हो गई, या फिर कोई और बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। इन सब लोगों को प्रोटीन का हम फिर एक्सटर्नली ड्रिंक देते हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल एंड अंडर ऑब्जर्वेशन फेयरली सेफ। प्रोटीन के अलावा एक मल्टीविटामिन का भी बहुत ज़्यादा चलन है। बहुत सारे लोग अपने से उठा के कि अच्छा विटामिन डी तो चलिए मान ली रिकमेंडेड है, लेकिन विटामिन B12 से लेकर के खासकर वेज लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, तो बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन खाते होते हैं अपने से लेकर के। इज इट ओके? देखिए, ऐसा है कि मल्टीविटामिन में ना तो उतना B12 होता है, ना विटामिन डी होता है जो कि आपकी अगर डेफिशिएंसी हो उसको पूरा कर दे। अगर डेफिशिएंसी आपकी B12 और विटामिन डी की है, तो इसका क्या मतलब है, उसको हमको टारगेटेड हाई डोज देना पड़ेगा। तो लो डोज में कोई ये नहीं है 26 उसमें मिनरल्स हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। आधे से ज़्यादा जो मल्टीविटामिन है वो लेने नहीं चाहिए। मैं तो बहुत कम देता हूँ और टारगेटेड देता हूँ मैं, कि B12 अगर देना है तो B12 दीजिए, विटामिन डी हाई डोज पर देना है तो विटामिन डी हाई डोज पर दीजिए। कभी फोलिक एसिड कम होता है, फोलिक एसिड दीजिए।
राइट। और चूँकि हम वेजिटेरियन फूड की बात कर रहे थे और मैंने आपसे पूछा था क्योंकि हम बातचीत हमारी आगे चली गई, तो अगर एक कोई वेजिटेरियन शख्स है, 70 किलो का है वो, तो उसकी डाइट में कैसे हम पूरा अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे? अगर आप एक एग्जांपल से हमें समझा पाएँ, एक उदाहरण देकर। देखिए, अगर आप 3 मील्स की बात करें तो सुबह अगर वो एग खाता है, एग ज़्यादातर लोग खाते हैं, तो एक एग और एक बेसन का चीला, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन विद स्प्राउट्स। दोपहर की बात आप करें तो आप जो सैलड लेते हैं उसमें प्लेंटी ऑफ सीड्स, चिया सीड्स और कुकुम्बर सीड्स, इसमें प्रोटीन की मात्रा हाई रहती है। 4-5 चम्मच दें। साथ में अगर आप बेसन मिला दें उसमें तो उसमें प्रोटीन, दाल में अगर आप राजमा वो कर दें तो उसमें प्रोटीन, अगर उसके साथ दही ले लें उसमें प्रोटीन। तो ये देखिए, ये काफ़ी हो गया। इसी तरह से आप रिपीट कर सकते हैं नाइट का भी। तो उसमें अगर आप उसमें सोया के चंक्स वो कर लें तो उसमें प्रोटीन। तो बहुत तरीके हैं, डिपेंड करता है कि लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बात है ना। तो हम प्रिस्क्राइब तो कर सकते हैं, लेकिन वो लें ना लें, दैट इज़ द डिफरेंस। राइट। अब हम लोग हाँ वेजिटेरियन फूड की बात कर रहे थे, तो वेजिटेरियन फूड की कोई लिमिटेशन भी है क्या? बहुत से लिमिटेशंस हैं। देखिए, प्रोटीन एक लिमिटेशन है और वो एक प्रॉब्ली वन ऑफ द लेसर लिमिटेशन, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट इज B12 डिफिशिएंसी, जो कि B12 वेजिटेरियन फूड से आता ही नहीं है। तो हम B12 हम अक्सर देखते हैं कि कम, और B12 जब कम होता है तो नर्व भी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, नर्व में डैमेज होता है, ब्रेन में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो B12 डिफिशिएंसी वी वॉच आउट फॉर। उसमें आयरन डिफिशिएंसी, आयरन अब्जॉर्प्शन भी इनएफिशिएंट होता है। जिंक और कैल्शियम की भी डिफिशिएंसी हो सकती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश से आते हैं, जो कि हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, वो कहीं नहीं है। देयर इज नन, एक्सेप्ट अगर आप खूब सारा चिया सीड, फ्लैक्स सीड लें तो शायद उसमें से थोड़ा सा मिल जाए, अगर आप मस्टर्ड ऑयल लें तो शायद उसमें से थोड़ा सा मिल जाए। जी, चूँकि ओमेगा 3 की बात आप कर रहे हैं और इस किताब पे भी आपने काफ़ी डिटेल में लिखा है, और बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि गुड फैट और बैड फैट क्या होता है। तो ओमेगा 3 की ही अगर हम बात करें तो उसका क्या रोल है, और वो हमें जो उसके बेस्ट सोर्सेज हैं वो क्या होंगे हमारे लिए? देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, और वो दो चीज़ें करता है। एक तो शरीर में ट्राइग्लिसराइड जो है, जो एक तरह का चर्बी है, वो उसको कम रखता है, उसको लगाम में रखता है। और दूसरा ओमेगा 3 एक ब्लड थिनर का भी काम करता है। Okay. तो शुरुआत में जो एस्किमोज में पाया गया कि उन्होंने वो तो सील को मारकर और उसको उसका सारा तेल वगैरह से सारा खूब उससे खाना बनाते थे, और तो इतना सारा तेल लेते थे लेकिन फिर भी स्वस्थ रहते थे, तो उनका हार्ट डिजीज नहीं होती थी। तो ओमेगा 3 तो वहीं से स्टोरी शुरू हुई। Okay. और जब उसके बाद तो बहुत आगे चली गई स्टोरी। अब तो ओमेगा 3 के कैप्सूल, फिश ऑयल कैप्सूल बनते हैं, लेकिन जो बेस्ट ओमेगा 3 है वो तो फिशेस से ही आता है। देखिए, वो वेजिटेरियन से नहीं आता है। वेजिटेरियन में थोड़े से सोर्सेज हैं, कुछ ऑयल है जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, कुछ तिल है, ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे ओमेगा 3 भी नहीं मिलेगा, वो दूसरा कोई तत्व मिलेगा जो कि कन्वर्ट होगा बॉडी में ओमेगा 3। तो ये ओमेगा 3 एक और तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है कि न्यू बॉर्न्स में जो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स हैं वो भी ओमेगा 3 बनाने में सहायता देता है। तो इस तरह से ओमेगा 3 बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली जो भी हम करें वेजिटेरियन डाइट में हम पूरा दे नहीं पाते हैं, और इंडियंस में डिफिशिएंट होता है। तो कभी कभी हमको फिश ऑयल देने पड़ते हैं, बिकॉज हाई ट्राइग्लिसराइड हो रहा है तो हम उनको देते हैं, तो ओमेगा 3 उनका बढ़ जाता है। कभी कभी हाई डोज हम फ्लैक्सीड देते हैं, और इसी तरह से फ्लैक्सीड ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतना बात बन नहीं पाती है। तो ये एक रियल डिफिशिएंसी है हियर विच वी कैन नॉट सरपास। ओके। मेरा अपना एक सवाल था, वो ये था कि क्या प्रोटीन, कई सारे प्रोटीन एक साथ खा सकते हैं? मान लीजिए आप सुबह में दही भी ले रहे हैं, आप सुबह में स्प्राउट्स का चीला भी ले रहे हैं, साथ में कॉम्बिनेशन में कैन वी हैव मल्टीपल प्रोटीन्स एट द सेम टाइम? नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट दैट आपका डाइजेशन कैसा होगा उसके बाद, ये बस देखने वाली बात है। अदरवाइज आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया कि
प्रोटीन को टोटल कैलकुलेट करके 3 भाग में जी। विभाजित करके वो बेटर रहेगा। तो सर हम ओमेगा 3 की तो बात की और ये भी समझ में आया कि वो अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो उसमें 2-3 चीज़ें आपने बताई, तिल का तेल बताया, फ्लैक्स सीड्स बताया, इसमें कुछ हद तक मिल सकता है, लेकिन और सरसों का तेल। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल हेल्दी फैट की बात करें तो एक चीज़ इधर बहुत ट्रेंड में आई है, वो है देसी घी। देसी घी इज़ मिरेकल। तो एक तो हम जानना चाहते हैं कि वाक़ई देसी घी इतना फ़ायदेमंद है, और अगर है तो कितना लेना चाहिए? मैं तो कोई भी फ़ायदेमंद नहीं समझता। मेरे व्यूज़ बिल्कुल क्लियरली वेल नोन है, और जो लोग कहते हैं कि साहब देसी घी जॉइंट को फ़ायदा करता है या देसी घी स्किन को फ़ायदा करता है, इसको कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस आप ढूंढें तो ज़ीरो। लेकिन क्या एविडेंस है? एविडेंस ये है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एविडेंस ये है कि हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ा सकता है, एविडेंस ये है कि वो लिवर में जम सकता है। तो देसी घी का एविडेंस जो है वो तो ठीक नहीं है। तो इंडियंस में ऑलरेडी हम प्रोन हैं इन सब चीज़ों से, और हम और अपने को ख़राब कर रहे हैं बाय बीइंग एसोसिएटेड विद समथिंग विच इज़ इमोशनल टू अस, कि साहब सेंचुरी से चला आ रहा है देसी घी और वो तो अच्छा ही है। ये आज अच्छा नहीं है। जैसे आपने कहा ना शुरुआत में कि बॉडी हमारी चेंज हो गई है, अब वो टॉलरेट नहीं करेगी किसी हिसाब से। मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा था आवर ग्रैंड मदर्स डाइट विल नॉट वर्क एनी मोर। कि वो प्रेग्नेंट वुमेन को भी 10 चम्मच देसी घी दे दिया और चुपड़ को रोटी दे दी और उसको बच्चा होने के बाद कि ये शक्ति देगा, वो शक्ति नहीं देगा। वो उसको फैट बढ़ा देगा शरीर में, और उसके बाद वो फैट ख़त्म ही नहीं होगा, वो डायबिटिक हो जाएगी नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो देखिए ये चीज़ जो है हम हर पेशेंट को बताते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर कई पेशेंट नहीं भी उस पर काम करते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है फ्रॉम द सोशल मीडिया कि लोग जो एविडेंस वाली बात है वो सुनते नहीं हैं, और जो यूजुअल पॉपुलर बातें हैं वो सुनते हैं। पर थोड़ी मात्रा में तो ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, थोड़ी मात्रा में। तो मैंने चीनी भी अलाउ कर दिया आपको, लड्डू भी अलाउ कर दिया, सब अलाउ कर दिया, थोड़ी मात्रा में आप ले लें। लेकिन आप रोज़ 3 चम्मच लेंगे तो वो नहीं नहीं, 3 चम्मच तो आई थिंक पूरा जो हमारा रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल इसी पे आ रही थी मैं कि अगर हमारा पूरा ही रिक्वायरमेंट हम ऑयल की बात करें कितना होता है आइडियली हर दिन का, और हर अगर दिन का देखिए 3 से 4 चम्मच, वो ऑयल रिक्वायरमेंट आपकी कुकिंग के लिए होगा। उसी तरह से आप अपने फैमिली की सारे मेंबर्स को वो करके उस तरह से कुकिंग कर सकते हैं। पूरे महीने का ये एवरेज कितना बैठेगा? देखिए अगर आप 3 चम्मच पर डे के हिसाब से लें तो 90 टीस्पूनफुल, मतलब 1 टीस्पूनफुल में 5 ग्राम होते हैं। तो अब 90 से 5 का आप होगा 450 मतलब आधा लीटर आपके लिए, आधा लीटर बाकी लोगों के लिए। इतना अगर होगा तो आई थिंक यू विल बी फाइन। बट देखिए कुछ ऑयल्स में ऊपर का हम मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि ओलिव ऑयल है। ओलिव ऑयल है, आप 2 तरह से ले सकते हैं, एक सैलड में ले सकते हैं, एक कुकिंग में ले सकते हैं। सैलड में जो मेडिटेरियन डाइट्स हैं उसमें खूब ओलिव ऑयल डालते हैं, तो वो आप एक्स्ट्रा भी लेंगे तब भी आपके लिए वो बेनिफिशियल है। देखिए ओलिव ऑयल में फैट सैचुरेटेड बिल्कुल कम, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट ओलिव में बिल्कुल हाई। यही मोनो अनसैचुरेटेड फैट मस्टर्ड ऑयल में भी होता है, उतना हाई नहीं होता जितना ओलिव ऑयल में होता है या कैनोला ऑयल में होता है। तो देखिए हमारे देश में तो मस्टर्ड ऑयल ठीक है, और बाकी आप ओलिव ऑयल आप कैनोला में सरसों से थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ जी, कैनोला में सरसों से ज़्यादा होता है, करीब करीब उतना ही है, सेम वो है ऑयल है, ये समझ लीजिए आप। तो ये तीनों ऑयल बड़े अच्छे हैं, और कुछ हद तक राइस ब्रान भी ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि अलग अलग आप ऑयल इस्तेमाल करें, और देसी का जितना मिनिमल इस्तेमाल है उतना मिनिमल करें। पाम ऑयल को तो बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, वो तो अगर हम कहें सबसे खतरनाक है। जी अब थोड़ी सी बात करेंगे सीड्स पर, क्योंकि सीड्स आपने बताया कि सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी का मतलब क्या है? कि ऐसा तो नहीं कि आप बहुत सारा खा लें, कोई लिमिट तो होगी उसकी? नहीं, देखिए सीड जो है वो अलग अलग तरीके की, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 ज़्यादा होता है, तो ये वेजिटेरियन के लिए ओमेगा 3 के एक सोर्स बन जाते हैं। अगर आप कुकम्बर की बात करें तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। अगर आप सीसेम सीड्स की बात करें तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। इसी तरह से आप सनफ्लावर सीड की बात करें तो उसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है। तो अलग अलग सीड में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरा एक यूजुअल वो है कि अगर आप सब सीड्स को मिला लें और उसमें से आधा आप
3-4 चम्मच दोपहर के सैलड में लें और 3-4 चम्मच दोपहर के शाम के सैलड में ले लें या दही में ले लें तो उतना ठीक है। उससे ज़्यादा आप खा भी नहीं पाएंगे और उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। दिस विल एटलीस्ट गिव यू सम रिक्वायरमेंट ऑफ ओमेगा 3 एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन भी आपका इम्प्रूव कर जाएगा। जी, तो इसमें सारा आ जाएगा। इनफैक्ट इसमें आप बादाम और अखरोट ये सब भी मिला सकते हैं, सब नट्स में आएगा। बिल्कुल नट्स भी मिला सकते हैं। जी। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि करंट उसमें सुपर फूड में सीड सबसे सुपर फूड है। अच्छा। दे आर वेरी गुड एंड दे कैन बी टेकन एनीवेयर बाय विद एनी सॉर्ट ऑफ सैलड और yogurt or anything like that. This is very good, should be incorporated in everybody's diet. 2 से 3 चम्मच इज गुड इनफ। दोपहर को 2-3 चम्मच, शाम को 2-3 चम्मच। ओके, आमतौर पे क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे है कि 5 बादाम, 1 अखरोट और थोड़े से इतने से सीड्स ऐसे रख के दिया जाता है। थोड़े सीड्स का कोई मतलब नहीं है, कोई थोड़ा फायदा सा तो नहीं। ज़्यादा ही लें। जी जी, अब थोड़ी सी बात करेंगे हमारी जो किचन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो मसाले हैं जिस पे बहुत बात होती है, जैसे कि आंवला है, आंवला, हल्दी और मेथी। अब इन तीनों के बारे में मैं आपसे बारी बारी से जानना चाहती हूँ कि इनके बारे में जो दावे किए जाते हैं कि ये सुपर फूड हैं और ये बहुत बेनिफिशियल हैं, तो एक्चुअली में कितना फ़ायदा है इनका? देखिए, आंवला तो देखिए एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें विटामिन सी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि आपके शरीर में अगर अभाव है विटामिन सी का और तो वो बढ़ा देता है। तो और कच्चा अगर आप खाएंगे तो मैं तो लोगों से कहता हूँ कच्चा ही खाइए, इसलिए क्योंकि उसमें फ़ाइबर की मात्रा भी बहुत होती है, तो वो भी बहुत बेहतर कर देता है कि फाइबर शरीर में बढ़ जाता है। तो अगर 2-3 आंवला सुबह 2 से 4 आंवला अगर आप खा लें कच्चे, तो आप एटलीस्ट हेल्थ वाइज यू विल बी बेटर इन टर्म्स ऑफ विटामिन सी एंड फाइबर ऑल्सो। जहाँ तक हल्दी का सवाल है, देखिए हल्दी की प्रॉब्लम ये है कि थिंग्स आर अनरिजॉल्व्ड। इस समय कोई डेफिनेटिव आंसर मेरे पास नहीं है। शुरुआत में हेल्दी का ये था कि देखिए लोग कहते थे कि इंडियंस हल्दी वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो उनके डिमेंशिया कम होता है, अल्जाइमर डिजीज़ कम होती है। तो शुरुआत एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी कही जाती हैं जी, तो शुरुआत की जो स्टडी आए उन्होंने देखा कि माउस में उन्होंने जो अल्जाइमर का एक टैंगल होता है उसको बर्स्ट कर दिया हल्दी ने। तो लेकिन उसके बाद की जो स्टडीज़ हैं वो उतनी इनकरेजिंग नहीं है। इसी तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर एंड सो ऑन, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी 50 चीज़ें हैं। लेकिन देखिए अगर कोई कहे कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको कहूँ कि ये इतना हल्दी लेना, तो मैं वो कॉन्फिडेंस मेरे पास इस समय नहीं। जी, और मेथी को भी चूँकि कहते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मेथी और ये भी चीज़ जब से मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ तब से चली आ रही है और आज तक आंसर नहीं आया हमारे पास। एट द मोस्ट एडजंक्ट है, एट द मोस्ट इट इज़ लाइक एनी अदर सो वेजिटेबल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो भी आप कह दें वो ज़रूर लीजिए आप, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप दवा छोड़कर उसको लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। नहीं, दवा छोड़ के तो आमतौर पे नहीं होता, ये कि उसके साथ में आप लेंगे तो वो तो आपको साग भी लेना चाहिए, आपको भिंडी भी लेनी चाहिए, आपको बैंगन लेना चाहिए, और सबसे ज़रूरी आपको अगर कटहल है, कटहल क्लियरली शुगर के अगेंस्ट प्रॉपर्टी, भिंडी क्लियरली शुगर के अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो उसमें साइंटिफिक वो है, इसमें है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग साइंस नहीं। जी, लेकिन दालचीनी पे तो आपने रिसर्च की है। बिल्कुल, दालचीनी इज़ समथिंग जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया है, बहुत सॉलिड रिसर्च की है इस पर जी। और उसमें डबल ब्लाइंड हमने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, जिसमें कि कुछ लोगों को दिया और कुछ लोगों को नहीं दिया, और हमने पाया कि जिन लोगों को दिया उनका शुगर भी कम, उनका ब्लड प्रेशर भी कम, उनका लिवर भी बेहतर, बहुत सारी चीज़ें बेटर हो गई। तो दालचीनी में हम स्ट्रॉन्ग दावा कर सकते हैं कि आधा चम्मच दालचीनी आधे गिलास पानी में थोड़ा नींबू डालकर आप रोज़ पिएं, नो प्रॉब्लम्स। प्रेग्नेंट वेमेन ना पिएं, जो लोग ब्लड थिनर पर हैं वो ना लें, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखें, वरना दालचीनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट हर्बल कंपाउंड। जी जी, बहुत बढ़िया। चूँकि इसमें सर एक चीज़ पे आपने बहुत फोकस किया, आर्टिफिशियल स्वीटनर पे, लेकिन एक बार हम फिर से चाहते हैं कि आप एक बार थोड़ा सा बता दें नटशेल में कि आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर लेना है तो किसको लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? तो देखिए, मैं तो चाहूँगा कोई भी ना लें जी। नंबर 1, अगर लें बहुत थोड़ा लें, 1 to 2 हेल्पिंग, और अगर लें पॉसिबली
अब उसके भी लिए लॉन्ग टर्म हमारे पास स्टडी नहीं है। देखिए मैं एविडेंस पे बात करता हूँ, तो लें तो स्टीविया लें, और ये भी देखें स्टीविया लेते समय कि उसके साथ कोई और जुड़ा हुआ आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं है उसमें ऊपर लिखा है स्टीविया और पता चला वहाँ पर 2 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और है। तो ये अक्सर होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और स्टीविया की अगर लीफ ना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, स्टीविया का जो प्योरीफाइड पाउडर वगैरह है वो लें। जी जी। एक बात चीज़ जो आती है वो आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिस पे कि मुझे पहले ही बात करनी चाहिए थी लेकिन मैं मिस कर गई। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअल में असरदार है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? मैं के लिए भी जानना चाहूँगी कि उनको करना चाहिए या किसी के लिए भी? देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग यूजुअली एप्लीकेबल है एक यंग नॉन डायबिटिक पर्सन के लिए हु वांट्स टू लूज वेट। मे बी इट विल वर्क, आई सेड मे बी इट विल वर्क, लेकिन सेम चीज़ हम कर सकते हैं अगर हम उनकी कैलोरी को कम कर दें और रोज़ कम कर रहे हैं और मील्स को वैसे ही रखें, वो भी सेम चीज़ करेगा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लॉन्ग टर्म कोई स्टडीज़ नहीं है, शॉर्ट टर्म स्टडीज़ हैं जिसमें दिखाया गया है कि वो वेट लॉस थोड़ा कर सकती हैं, थोड़ा सा शुगर भी बेहतर कर सकती हैं, लिपिड भी बेहतर कर सकती हैं, फैटी लिवर को भी बेहतर कर सकती हैं। वो सेम चीज़ दूसरी डाइट भी कर सकती है जो कंजर्वेटिव, जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या कोई खतरे हैं, ये बात देखने की है। और देखिए अगर 16 घंटे आप फास्ट कर रहे हो, 8 घंटे खाना खा रहे हैं, तो 8 घंटे में पहला खाना तो वही हुआ जो कि जैसे कि रमज़ान में हो गया कि आप बिल्कुल भूखे हैं और आपको सामने बिरयानी मिली तो बिरयानी आपने खा ली, सब कुछ खा लिया, उसमें अनहेल्दी फूड खा लिया, क्रेविंग आपकी ज़्यादा ही हो गई और ज़्यादा खाते हैं उस ड्यूरेशन में लोग। तो क्या उससे हार्म हो सकती है? यस, कुछ स्टडी ने देखा है कि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो उसके अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ की ज़्यादा रिस्क हो जाएगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। तो बी केयरफुल। यंग लोगों में हम फिर भी अलाउ करते हैं और डायबिटिक में हम नहीं अलाउ करते। जी, मतलब उससे बेटर है कि आप जो रूटीन में डाइट अपनी कंस्ट्रेंट रखें और टाइम बाउंड जो होता है, जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल तरीका था कि रात में आप 7 बजे के बाद ना खाएं, सुबह 7 बजे के मिडिल पाथ, नो फैट डाइट। जी जी, परफेक्ट। एक चीज़ और जो आती है वो आती है फिर इंजेक्शंस की बात, जो आपने जिक्र किया था कि आजकल वेट लॉस इंजेक्शंस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन क्या कोई भी ले सकता है? क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट तो होंगे फॉर श्योर। देखिए किसको आप अलाउ करते हैं? ये तो हम बड़े ध्यान से स्क्रीन करते हैं लोगों को जी, कि किसको इंजेक्शन लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर हैं कि जो लोग BMI हो ज़्यादा, जिनका के वज़न ज़्यादा हो, डायबिटिक हो या हार्ट डिजीज़ हो या किडनी डिजीज़ हो, इन सब लोगों को देने के फ़ायदे हैं क्योंकि ये सब बेहतर कर सकता है। इस हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट ये दवाएं हैं। लेकिन अगर कोई केवल फैशन के लिए कर रहा है, वेट लॉस के लिए बड़ा चल रहा है आजकल, जस्ट बॉर्डर लाइन उनका वेट ज़्यादा है और हम नहीं देते हैं। जी। और इसके साइड इफेक्ट मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू इंटेस्टाइन है कि भाई नौशा, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब जो साइड इफेक्ट हैं ये हो सकते हैं 30-40% लोगों में। कई लोग तो छोड़ देते हैं जी। और लोगों को हम ध्यान से स्क्रीन करते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री कोई थायराइड की, कैंसर की ना हो, क्योंकि कुछ एनिमल स्टडी में देखा है कि थायराइड कैंसर भी हो सकता है, तो हम स्क्रीन कर लेते हैं कि फैमिली हिस्ट्री ना हो। साथ में पैंक्रियास की के इन्फ्लेमेशन, पैंक्रेटाइटिस की कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो। अगर ये सब नहीं है और पेशेंट फिट हो रहा है हमारे BMI क्राइटेरिया में, तो हम उनको कहते हैं कि भाई ये महंगी दवाएं हैं और इंजेक्शन है, तो क्या आप ले पाएंगे? तो हम काफ़ी उनको काउंसिल करते हैं अच्छी तरह से। काउंसिल करके ही अगर वो सहमत देते हैं, हम सहमत होते हैं दोनों तरफ से, तब हम शुरू करते हैं। कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? तो साइड इफेक्ट ये मैंने बताया आपको, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये इसके अलावा कोई मेजर और कोई मेजर साइड इफेक्ट इमीडिएट और वो नहीं है इसमें, अगर हमने केयरफुली सेलेक्ट किए पेशेंट। जी जी, परफेक्ट। शुगर पॉइजन है ऐसा माना जाता है, ऐसा है क्या? देखिए इस बारे में हमने पहले भी बात करी है कि शुगर एक एम्प्टी कैलोरी है। एनी एम्प्टी कैलोरी इज नॉट गुड, देयर इज नो वे आई कैन से कि इट इज गुड। बट अगर सीमित मात्रा में नॉन डायबिटिक रखें और शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस ना लें जिसमें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कभी डालते हैं, तो वो अच्छा रहेगा लिवर के लिए, हार्ट के लिए। और डायबिटिक में तो हम ज़्यादातर मना ही कर देते हैं और कभी कभी अलाउ भी कर देते हैं। तो देखिए शुगर को सीमित मात्रा में पर्सन को एंगेज करने के लिए, कि पर्सन को ये ना लगे कि ज़ीरो हमने कर दिया और बिल्कुल उसकी ज़िंदगी में कोई
अब कहते जॉय नहीं रहा, राइट। तो उस तरह से हम काम करते हैं और उसमें कोई हानि भी नहीं है अगर थोड़ा सा हम अलाउ करें। जी। अगर आपसे मैं सिर्फ कोई एक चीज़ कहती हूँ जो कि आपको हमारे इंडियन डाइट में से बैन करनी होगी, तो वो क्या होगा? मैं तो इंडियन डाइट में अगर कोई बैन करना होगा तो मैं 2 चीज़ें, बैन तो नहीं मतलब रिस्ट्रिक्ट करना होगा, तो एक तो घी की बात होगी। मैं चाहूँगा कि घी बिल्कुल कम हो जाए। जी। आप वीकेंड पर आप थोड़ा सा ले लें और उसमें घी के पराठे भी हैं, पूड़ी भी है, एक्सेट्रा। और दूसरा चीज़ है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नान की वो है, वर्मिसेली है, सेवइयाँ हैं, मैदा, वाइट ब्रेड है, मैदा, सूजी। ये सारी चीज़ें अगर इसको हटा दें तो वो अच्छा रहेगा। ये दोनों चीज़ों का हमको वो कर दें तो ज़्यादातर चीज़ें हमारे शरीर में बेहतर हो जाएंगी। जी, जी। बहुत सही बात है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था ना कि आमतौर पर मानते थे कि शुगर है जो मेन कल्प्रिट है, लेकिन देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट जो शुगर है वो तो है ही, लेकिन ये जो हमारा सिंपल कार्ब है ये भी इक्वली बैड है उसके लिए। जी। एक कोई फूड मिथ जो कि आपको सबसे बहुत इरिटेटिंग लगता है? इरिटेटिंग यस। जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। मेरे हिसाब से तो बहुत, कोई भी अगर जैसे रेस्टोरेंट में जाए तो अगर हमको कोई बहुत ग्रीजी फूड और उसमें खूब तेल वो कर रहा हो, वो इरिटेटिंग हमको बहुत लगता है। जी। तो अगर रेस्टोरेंट में जाए तो खाना तो आई है, तो उसमें से ऊपर से मैं तेल वगैरह सब हटा देता हूँ, उससे खाता हूँ। तो वो ग्रीस जो है वो बिल्कुल हमको पसंद नहीं है। और यही एक चीज़ है जो कि अक्सर कमर्शियल सारे इस्टेब्लिशमेंट आपको देंगे, जी। लॉट ऑफ ग्रीस, लॉट ऑफ ऑयल। राइट। अगर हम आप लोग इंडियन किचन्स की, भारतीय जो किचन है उनकी बात करें, तो उसमें अगर मैं कुकिंग आपसे जानना चाहूँ तो कौन सा एक तरीका है जो कि लगता है कि वो कुकिंग हैबिट सबसे ख़राब है? रीहीटिंग ऑफ ऑयल्स। एक कढ़ाई में आपने बराबर उसका तेल रखकर और रीहीटिंग करते जा रहे हैं, आज भी वही यूज़ किया, कल भी यूज़ किया, परसों भी यूज़ किया, और ऐसा सारे वेंडर जो स्ट्रीट वेंडर से सारा कुछ करते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा तेल में बढ़ती चली जाती है। कोई भी तेल का इस्तेमाल करें हम, अच्छे से अच्छे तेल का इस्तेमाल करें, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है, और जो बढ़ जाती है तो ट्रांस फैटी एसिड तो मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस in the oils, so fatty acid. So I think that needs to be done, that कि ऑयल एक बार आपने हाई हीटिंग कर ली, जैसे कि कोई चीज़ फ्राई कर ली आपने, कभी पूड़ी बना ली एक्सेट्रा, उस ऑयल को फेंक देना चाहिए, और वो जो है वो ग्रेडियाँ बचा कर रखती, ये प्रॉब्लम। हाँ, तो ये बिल्कुल मैं जानना चाहती थी कि देखिए कई बार फेंकना तो पॉसिबल होता नहीं, लगता है कि अभी कल आधा लीटर, वैसे तो बेटर तरीका तो है कि आप मिनिमम कम से कम डीप गहरी वाली जो कढ़ाई होती है उसके अंदर तलें, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका तेल वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा। पर अगर उसको हम छौंकने में, बघार लगाने में इस्तेमाल करें, वहाँ ज़्यादा गर्म नहीं होता, हल्का सा गर्म होता है, आप तड़का लगाते हैं, उस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी हमने स्टडी करी है वो हाई हीट की करी है, जो हाई पॉइंट अगर हीट का हो गया हो तो उसमें कन्वर्ट होता है, अगर थोड़ा सा गर्म हो तो उसमें उतना कन्वर्जन की बात नहीं है। जी। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, एयर फ्रायर, क्योंकि आजकल एयर फ्रायर की कुकिंग बहुत ज़्यादा इन है, तो एयर फ्रायर कुकिंग इज़ बेटर देन नॉर्मल कुकिंग? इट सीम्स सो कि इट इज़ बेटर देन द नॉर्मल कुकिंग, बट देखिए, कोई अगर आप कहें कि साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में हुई है तो कोई स्टडी मेजरली है नहीं, इट लुक्स लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ हेल्दी। जी। सर, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे जानी और बहुत सारे सवाल किए इस किताब से भी, जो मुझे लगा मैंने पूछा, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस की हो डायबिटीज़ या फिर इस किताब से, तो सारा कवर कर लिया फ्रॉम डायबिटीज टू दिस बुक। जी, जी। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और स्पेशली आप टाइम निकाला, और जितने भी सवाल मेरे मन में थे और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स के भी मन में रहे होंगे, उन सब का जवाब आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।